आज हम लोग पढ़ेंगे बायट-सवार्ट्स लॉ का एप्लीकेशन। बच्चों, ये बायट-सवार्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। ये आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंतर्गत आता है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट अगर बायट-सवार्ट्स लॉ अगर कभी ना भी पूछते हैं तो उसके एप्लीकेशंस को जरूर पूछते हैं कभी कभी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ भी है, और उसके जो एप्लीकेशंस जितना मैं बताऊंगा यहाँ पे, ये एप्लीकेशंस भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका एप्लीकेशंस में पहले हम लोग देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। यानी एक स्ट्रेट वायर है, जो एक लंबी वायर है, काफ़ी लेंथ उसका है, इन्फिनाइट उसकी लेंथ है, और उस वायर में करंट फ्लो करता है। और उस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के किसी आजू बाजू पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का पता करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, प्रोवाइडेड दैट ये वायर का जो लेंथ है वो लेंथ लिमिटेड नहीं है, वो सीमित नहीं है। ये लेंथ जो है ये बहुत ज़्यादा है, जिसको हम लोग इनफाइनाइटली लॉन्ग कहते हैं। और दूसरी बात ये कि इस वायर को हम लोग स्ट्रेट मानते हैं। अभी बायट-सवार्ट्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि बायट-सवार्ट्स लॉ में जो हम लोगों ने कंडक्टर लिया था, तो कंडक्टर का जो शेप है वो शेप कोई मतलब रेगुलर शेप नहीं था कि बिल्कुल स्ट्रेट था या कुछ कर्व था या सर्कुलर था, ऐसा कुछ नहीं था। एट रैंडम हम लोग कोई भी जिगजैग कोई भी शेप ले लिया था, और उस कंडक्टर के छोटे से एलिमेंट को लेकर के पहले हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाला था, फिर देन पूरे कंडक्टर के लिए हम लोगों ने इसको इंटीग्रेट करा था। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे उसी का एप्लीकेशन है कि अगर हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो बिल्कुल स्ट्रेट अगर है, सीधा है, तो उसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एट पॉइंट पे किसी पॉइंट पर उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसको हम लोग पता करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, इसके बारे में हम लोग वैल्यू पता करेंगे। तो इसका कितना होता है वो निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इसका करंट कैरिंग कंडक्टर के एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। तो इसमें मान लिया कि छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है, जिसका लेंथ हमने कहा कि dl है। एक छोटा सा लेंथ लिया है जिसका वैल्यू हमने dl कहा, और यहाँ से ठीक सम डिस्टेंस r पर यहाँ एक पॉइंट P है, जिसको पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहते हैं, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस पॉइंट पर इस छोटे से करंट जो कैरी करता है वायर कंडक्टर, उस कंडक्टर का छोटा सा एक टुकड़ा एलिमेंट है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। और ये जो कंडक्टर का छोटा सा एलिमेंट है, इस डायरेक्शन, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, उसके डायरेक्शन के साथ उसका जो लेंथ है, ये जो इसका लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे एंगल बना रहा है थीटा। अब हमें इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे। पहले तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू वायर एलिमेंट dl। हमने वायर एलिमेंट dl के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जानने की कोशिश करा, और इस वैल्यू को हमने ले लिया। छोटा सा एलिमेंट है तो हमने कहा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड भी बहुत छोटा होगा, तो हमने इसको dB कहा। और ये हम लोग ऑलरेडी बायट-सवार्ट्स लॉ में ये प्रूफ कर चुका है, ये μ0/4π होता है। उसके बाद आता है आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। ये ऑलरेडी बायट-सवार्ट्स लॉ से है। बायट-सवार्ट्स लॉ में कहा था कि कोई भी इरेगुलर शेप का जिगजैग हो, स्ट्रेट हो, नो मैटर, उसके एक छोटे से एलिमेंट हम लोगों ने कंसीडर करा था, और यहाँ से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट था जिसको ऑब्जर्विंग पॉइंट कहते हैं, और ये जो एलिमेंट लिया था, ये एलिमेंट इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाया था, और इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो I फ्लो करता है। अब इसके कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ था, वो मैग्नेटिक फील्ड हुआ था μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन ये डिस्टेंस r था r²। तो ये ऑलरेडी हम लोग ये प्रूफ कर चुके, देख चुके हैं। यहाँ पे उसका एप्लीकेशन देखना है, तो हमने यहाँ जो एलिमेंट लिया वो सिमिलर एलिमेंट है, यहाँ भी हमने वही एलिमेंट dl लिया है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये आएगा। अब इसके हिसाब से ये वैल्यू हम लोग देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे कुछ चीज़ों को। यहाँ हमने जैसे ये एंगल हमने थीटा लिया,
और यहाँ से इसकी लेंथ को हमने, इसके लेंथ को यहाँ से इसके लेंथ को हमने l लिया, दिस इज लेंथ l, और ये छोटा सा एलिमेंट यहाँ से हमने dl लिया है, और यहाँ से उसका डायरेक्ट डिस्टेंस यानी जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है उस ऑब्जर्विंग पॉइंट का इस करंट कैरिंग कंडक्टर से डायरेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कहते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है। और ये जो एंगल बनाया है, ये यहाँ पे राइट एंगल अगर लेते हैं तो यहाँ से कुछ नाम दे देते हैं इसको, इसको नाम दे दिया हमने a, यहाँ पे दे दिया b, और ये पॉइंट हो गया हमारा p। तो अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें, इस ट्रायंगल में ये एंगल हमारा फाई है, ये 90 है, तो ये थीटा प्लस फाई, ये दोनों एंगल मिल करके 90 हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल मिल करके 90 हो जाएगा। तो अब यहाँ जो साइन थीटा है, तो साइन थीटा को थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पे साइन थीटा है, तो थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 होता है। थीटा प्लस फाई इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री है। अगर थीटा के वैल्यू निकालेंगे तो ये 90 डिग्री माइनस फाई हो जाएगा। यानी साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस फाई, और साइन 90 माइनस समथिंग कॉस समथिंग हो जाता है, यानी ये कॉस फाई हो जाएगा। तो साइन थीटा को हम लोग यहाँ से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे तो उसके बदले में हम कॉस फाई लिख देंगे। अब रही बात यहाँ पे, हमें ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोगों ने L लिया है, दिस लेंथ इज L, ये लेंथ L लिया हमने, और ये डिस्टेंस हमारा A है, एंड इस डिस्टेंस को हमने R लिया है। ये कंडक्टर से बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहा जाए ऑब्जर्विंग पॉइंट का, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डायरेक्ट डिस्टेंस भी कहते हैं इसको। तो ये हमारा A है, दिस इज R, एंड दिस लेंथ इज L, ये लेंथ उसका L है कंडक्टर का। अब यहाँ पे L नहीं है हमारे साथ, इस जगह DL लगा हुआ है। तो अब DL का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। चेंज इन द सेंस कि इसको चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल। अगर हम ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहाँ जाएगा इन ट्रायंगल ABP ट्रायंगल में। अब इस एंगल का हम tan लेते हैं, ये जो फाई एंगल है, इस फाई एंगल का tan लेते हैं। इस एंगल का यहाँ से अगर tan लेते हैं तो tan फाई हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा, दिस विल बी tan फाई हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा दिस साइड, यानी L परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस हो जाएगा यहाँ से ये लेंथ बेस हो जाएगा, दिस विल बी A। अब यहाँ L का वैल्यू हो जाएगा A tan फाई। अब इस A tan फाई को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे L नहीं है बल्कि DL है, L के बदले यहाँ पे DL है। तो अब यहाँ DL का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इस क्वांटिटी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलस है बच्चों, कैलकुलस में ये DL यानी L का डिफ्रेंशिएशन हो जा रहा है। DL का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ L। इधर की तरफ हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ जो A है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑब्जर्विंग पॉइंट का, तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ये वेरी नहीं करेगा। बाकी डिस्टेंसेस वेरी करेगा कि हमने अगर ये लेंथ DL का यहाँ पे लिया है तो ये हमारा डिस्टेंस R हो जाएगा। इसी लेंथ को अगर हम यहाँ लिए होते तो इसका डिस्टेंस कुछ और हो जाता। तो ये जो डिस्टेंस है R है ये वेरी करता है, ये फाई वेरी करेगा, बट दिस डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्विंग पॉइंट का वो वेरी नहीं करेगा। दिस विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो अगर इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आप tan फाई, चूँकि फाई वेरी करेगा तो tan फाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर फाई हो गया, एंड फाई का अगेन फिर हो जाएगा d फाई। तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया DL का। अब ये DL का हो गया, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन साइन फाई का वैल्यू हम लोगों ने रख दिया।
अब यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू है। अब चाहे तो आप आर स्क्वायर का वैल्यू चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए यहाँ से हम लोग इस ट्रायंगल में जैसे cos फाई लिया हमने, cos फाई का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी पी यहाँ पे हम cos फाई लेते हैं। cos फाई हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू अगर यहाँ से निकालते हैं तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस फाई एंगल के लिए, दिस वेरी एंगल के लिए, ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, दिस साइड इज हाइपोटेन्यूज। ये एंगल लिया तो ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो गया ये साइड, तो cos फाई हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी cos फाई हो जाएगा a अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे r हो जाएगा। तो cos फाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, या फिर चाहो तो आप r का वैल्यू रख सकते हो, या फिर cos फाई का वैल्यू रख सकते हो। तो हमने अगर r का वैल्यू यहाँ रख दिया तो ये r का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। r का वैल्यू हो जाएगा a अपॉन cos फाई, और cos फाई को हम सिंपली 1 अपॉन cos को सेक भी कहते हैं, तो ये सेक फाई हो गया। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू, dl का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू, ये सारे वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं। अब ये सारे वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। पार्ट्स-सवार्ट्स लॉ में जो हम लोगों ने वैल्यू यहाँ पुट करने हैं, तो यहाँ पे dB का वैल्यू हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके बाद I और dl का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, सेक स्क्वायर फाई डी फाई, और उसके बाद साइन फाई है। साइन फाई का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख सकते हैं cos फाई, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं cos फाई। दिस इज cos फाई एंड डिवाइडेड अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू आप यहाँ से ले लो, तो ये आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। ये वैल्यू हमें निकल गया। अब यहाँ से यहाँ पे हम लोग ए को छोड़ रहे हैं, यहाँ जो वैल्यू है वो इनफैक्ट ए हमारे साथ है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारा ए साथ में है, इसको हम लोग साथ में लेके चलते हैं। दिस विल बी आई ए, दिस इज आई। dl का वैल्यू हो गया a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, a सेक स्क्वायर फाई डी फाई, एंड साइन थीटा का वैल्यू ले लिया हमने cos फाई, एंड आर स्क्वायर के वैल्यू हमने से यहाँ ले लिया a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो कुछ वैल्यू तो यहाँ पे कैंसिल होता है बच्चों, उसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे a अगर हम कैंसिल करना चाहें तो a यहाँ से हमारा एक कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ पे बच जाएगा। सेक स्क्वायर हमारा कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, सेक स्क्वायर को कंप्लीट कैंसिल कर दिया। अब रह गया ऊपर में हमारा i, और नीचे की तरफ ये वैल्यू रह गया हमारा a, i करंट बच गया ऊपर में, दिस इज i, नीचे एक बच गया, और ऊपर में रह गया cos फाई एंड डी फाई, ये दो चीज़ रह गया। ये जो वैल्यू है ये एक छोटा सा एलिमेंट है। छोटा सा एलिमेंट बोले तो हमने जो एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है ये उसका एक छोटा सा एलिमेंट, और ये हम ये मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके कारण फाइनली छोटे से एलिमेंट के कारण जो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लाया हम लोगों ने कुछ चेंजेस करके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट अपॉन डायरेक्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्विंग पॉइंट एंड cos फाई डी फाई, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इस वैल्यू को हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। दिस विल बी इंटीग्रेटेड लाइक दिस। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ लिखते हैं हैंस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंटायर कंडक्टर या वायर भी कह सकते हो,
इंटायर कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमने लिया dB को हमने इंटीग्रेट करा और इधर की तरफ जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर रखते हैं, उसको इंटीग्रेशन से कोई मतलब है नहीं। जैसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये हमारा कंप्लीट कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर चला जाएगा। और उसके बाद हमारे कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है वो फ्लो ऑफ करंट भी हमारा कांस्टेंट है, उसको हम चेंज करने की बात नहीं कर रहे हैं। और ये ऑब्जर्विंग पॉइंट टिल द एक्सपेरिमेंट तक हमारा ये ऑब्जर्विंग पॉइंट यहाँ फिक्स है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये भी फिक्स होगा, बोले ये डिस्टेंस हमारा वेरी करेगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ए ऑल्सो कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन हमारा लग जाएगा यहाँ पे केवल cos फाई पे, तो cos फाई डी फाई यहाँ पे इंटीग्रेशन लगेगा। अब यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिक्स का ये कॉन्सेप्ट है। देखो बच्चों, ये जो वायर है इसका लेंथ हमने कहा कि इनफाइनाइट है। अगर इसका लेंथ इनफाइनाइट है, जैसे हमने कहा कि अभी इसका लेंथ की बात अगर हम करते हैं, जैसे यहाँ पे उसकी लेंथ यहाँ से अगर बात करते हैं, तो इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे उन्होंने एंगल कितना बनाया है, डायरेक्ट डिस्टेंस के साथ फाई 2 बनाया है। अब अगर इसको लेंथ को और बढ़ाएंगे तो ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट के साथ उसका एंगल और बढ़ जाएगा। इसी तरह से और लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो इनका ऑब्जर्विंग पॉइंट के साथ उसका डिस्टेंस एंगल और बढ़ जाएगा। इस तरह से ये लेंथ हमारा इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो ये एंगल भी हमारा हर बार धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, बट इंक्रीज करने का कहा जाता है कि उसका लिमिट कहाँ तक जा सकता है। तो कहा जाता है कि ये वायर का लेंथ अगर इनफाइनाइट कर दें तो ये एंगल का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो मैक्सिमम वैल्यू हमारा 90 से अबव नहीं होगा। तो वो हम बाद में उसको ट्रीट करेंगे। अभी हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास ये जो कंडक्टर है, लेंथ है, उसका लेंथ यहाँ पे x और y ही है। अब x y लेंथ तक अगर हम इसको सीमित करते हैं अभी, तो इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उस इंटीग्रेशन में हमें लिमिट लेना पड़ेगा। तो लिमिट का सिलेक्शन हमें यहाँ इंटीग्रेंड से करना पड़ता है। जिनका इंटीग्रेशन आप करते हो उसको इंटीग्रेंड कहते हैं। उस इंटीग्रेंड में वेरी कौन करता है वो पता करना होगा, उसी का लोअर एंड अपर लिमिट लेना होता है। तो फाई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो रहा है। डी फाई का मतलब है कि यहाँ फाई वेरी करता है और उसी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमारा वेरी करने वाला क्वांटिटी यहाँ पे फाई है, तो फाई का लिमिट लेना पड़ेगा। तो एक तो लोअर लिमिट हम लेते हैं, तो लोअर लिमिट हम इसको इधर से कंसीडर करते हैं, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया इधर से, और अपर लिमिट हम इधर से लेते हैं। तो लोअर लिमिट का डायरेक्शन अगर हम लेते हैं, डायरेक्शन ये हमारा क्लॉकवाइज है, और एंगल को अगर क्लॉकवाइज में लेते हो तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे ये नेगेटिव एंगल हो गया, या यूं कहो कि ये वैल्यू हमारा माइनस फाई 1 है, तो फाई 1 कर दिया। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेते हैं, तो एंगल का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, दिस इज प्लस फाई 2। तो ये हमने उसका लिमिट ले लिया। अब इसके लिमिट को देखते हुए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा dB का तो हम डायरेक्ट b कर देंगे, चूंकि इंटीग्रेशन है d हट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा, एंड करेंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये cos फाई का इंटीग्रेशन, तो cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई होता है बच्चों। तो ये sin फाई हो गया और इसका लिमिट हो गया माइनस फाई 1 2 प्लस फाई 2। अब इसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। एक बार इसका अपर लिमिट रखते हैं, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट, चूंकि साइन में आया है तो अपर लिमिट हो जाएगा साइन फाई 2, माइनस के बाद ये हो जाएगा साइन माइनस फाई 1, ये लोअर लिमिट है। अब इसको आगे बढ़ाते हुए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2, और ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन माइनस थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस को अगर यहाँ कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस, ये साइन फाई 1 हो जाएगा। अगर यूँ कहा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड का फाइनली वैल्यू अभी जो हमारे पास ये कंडक्टर शो हो रहा है, उस कंडक्टर के हिसाब से
अभी जो हम इस वायर को दिखा रहे हैं कि वायर का लेंथ अभी अगर हमने लिमिट कर दिया कि ये x से y है, तो इस कंडक्टर या इस करंट कैरिंग वायर तक के लिए हमारा जो यहाँ पे इस ऑब्जर्विंग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है इन डाटा के हिसाब से इतना होगा, इतना होगा। अब अगर हम इसको कहें कि ये जो कंडक्टर है, वायर है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ये कितना बड़ा है, इसकी लेंथ कितना, इन्फिनिटी है। तो अगर इसका लेंथ इन्फिनिटी है, ये वायर अगर इनफाइनाइट है, तो अभी मैंने बताया कि लेंथ जैसे जैसे बढ़ाओगे, ये जो ऑब्जर्विंग पॉइंट के साथ डायरेक्ट डिस्टेंस का एंगल है, ये एंगल आपको हर बार बढ़ता जाएगा, हर बार बढ़ता जाएगा। तो कहा जाता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा कि एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली उस समय उस एंगल को हम 90 ले सकते हैं। सिमिलरली अगर इधर की तरफ इसको हम इन्फिनिटी तक इसको बढ़ाते हैं तो ये एंगल भी हमारा बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये जो फाई 1 एंगल है, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। तो इसका अप्रोचिंग जो वैल्यू है वो 90 तक चला जाएगा। अगर उसको हम वहाँ पे फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कंडक्टर, ये जो वायर कंडक्टर हमारा, इसकी लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये फाई 1 और फाई 2 को हम लोग 90 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं। दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री। अगर उसको हम 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं बच्चों, तो ये वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, तो डायरेक्ट इस वैल्यू को निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड करंट अपॉन डायरेक्ट डिस्टेंस साइन 90 एंड साइन 91 प्लस 1 2 हो जाएगा। दिस विल बी 2। अब फाइनली वैल्यू अगर इसको हम लोग याद करना चाहें, लिखना चाहें, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ट्वाइस ऑफ करंट अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्विंग पॉइंट फ्रॉम स्ट्रेट वायर। ये एक फॉर्मूला हमारा डिराइव हो गया, यानी ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए है, शॉर्ट वायर के लिए नहीं है। अगर वायर की लेंथ को अगर लिमिट कर दिया जाए, सीमित कर दिया जाए, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमारा इतना आएगा। अगर यही इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा तब यही वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा। तो ये दो डेरिवेशन है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपके 12th एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।